गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। और इन द प्रीवियस लेक्चर, ये आपकी क्लास का नहीं है, ये क्लास 11th का है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या बात करना स्टार्ट करी थी। यस, हम लोगों ने मोलैरिटी तक की बात कर ली थी। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि सर थोड़ा क्लास रेगुलर रखो, क्लास थोड़ी रेगुलर रखो। बट एज यू ऑल नो, अभी कोविड से रिकवर कर रहा हूँ एंड एक दिन में ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो अभी ऑल्टरनेट डेज चल रहा है, लाइक एक दिन 12th का लेक्चर आ रहा है, एक दिन 11th का लेक्चर आ रहा है, फिर एक दिन 12th का, एक दिन 11th का, एक दिन GC 3.0, एक दिन आरंभ, एक दिन GC 3.0, एक दिन आरंभ। लाइक वाइज इस तरीके से लेक्चर्स आ रहे हैं। बट अभी थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर 12th का और रेगुलर 11th का जो लेक्चर है वो आएगा। एंड डोंट वरी अबाउट द कोर्स, आपका कोर्स एक प्रॉपर टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। लाइक लास्ट ईयर का भी जो बैच था वो मैंने नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करा दिया था। इस बार वाला भी आपका बैच दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आप सब लोगों को पता है। सो आप ये टेंशन तो लेके चलो ही मत कि आपकी एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगी। नो टेंशन, अप्रैल तक ही आपका एग्ज़ाम होगा। हम अगर जनवरी में भी कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके पास में जेई नीट और आपके बोर्ड्स के लिए या अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट टाइम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको और दे दूं। गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है, जिसमें एक बैच का नाम है उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोलैलिटी। यानी अगर आप तोतले हो तो आप मोलैरिटी को कैसे प्रोनाउंस करोगे बताओ? मोलैरिटी, मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी। तो आप मोलैरिटी को कैसे प्रोनाउंस करोगे? मोलैलिटी, है ना। तो मतलब अगर आप तोतले हो तो आपके लिए मोलैलिटी। चलो मजाक की बात अलग है। ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल m। याद रखना, मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था ना। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, number of moles of the solute in 1 kg solvent। समझ में आई बात? यानी यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को सॉल्वेंट लेना है। यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फर्क है? मोलैरिटी के अंदर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते थे, लेकिन मोलैलिटी के अंदर आप 1 किलो सॉल्वेंट ले रहे हैं। 2 डिफरेंस है, वहां 1 लीटर होता था, यहां 1 किलो है। वहां पर सॉल्यूशन होता था, यहां पर सॉल्वेंट है। आप सब लोगों को मालूम है सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर आपको प्योर सॉल्वेंट लेना है और यहां पर आपको वैल्यू केजी में दे रखी है। आओ मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखाऊं। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑब्वियसली सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट। लेकिन जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि हमारे केमिस्ट्री वाले, हमारे एग्जाम वाले इतने सीधे तो है नहीं कि आपको सीधा सीधा सवाल दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सवाल में हो सकता है कि किसी सब्सटेंस का गिवन मास दे रखा हो। तो गिवन मास अगर आपके पास में होता है तो हम लोग सब जानते हैं मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n, यानी कि आपके मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको सवाल में किसी सॉल्यूट का गिवन मास दे रखा हो, सॉल्यूट का, हाँ सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूट का अगर गिवन मास दे रखा हो, तो आप मोलर मास तो उसका केमिकल फार्मूला देख के निकाल ही सकते हो। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह ऐसा लिखूंगा, गिवन मास किसका? सॉल्यूट का, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स या मोलर मास। अच्छा, 1 kg को अगर आपको
ग्राम्स में, सॉरी, अगर आपको ग्राम्स में सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको सॉल्वेंट की वैल्यू ग्राम्स में दे रखी हो, लेकिन यहाँ तो रिक्वायरमेंट केजी की है, तो वही जैसे मैंने आपको मोलारिटी में करना सिखाया था कि मान लो अगर आपके पास में 500 ग्राम सब्सटेंस है तो आपके पास में कितना किलो होगा, ये आप 500 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.5 kg हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो के अंदर। तो जब आपके पास में 500 ग्राम होंगे तो कितने किलो होगा, आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 1 × 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वाला फंडा आपको यूज करना है। तो क्यों ना यहां पर मैं लिख दूं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000। बस ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, तो यहाँ पर क्या होगा 1000 इससे आगे मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, सो गिवन मास इंटू 1000 हो जाएगा ये, अपॉन मोलर मास, और 1000 के डिवीजन में क्या आ जाएगा गिवन मास। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना किसका गिवन मास, सॉल्वेंट का, और ये गिवन मास किसका था, सॉल्यूट का। तो ये आपका क्वेश्चन क्या, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, जिसके ऊपर खासे सवाल करे जाएंगे। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बेसिक क्वेश्चन करा के थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करो मोलालिटी को, ठीक है। डन विद द फॉर्मूला, डन विद द फॉर्मूला। चलो अब एक सवाल बनाते हैं, एक बेसिक सा सवाल बनाते हैं। इनफैक्ट कुछ सवाल करवाऊंगा इसके अंदर आपको मैं, ताकि आपको मजा आए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। देखो चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट यू हैव टू फाइंड द मोलालिटी, फाइंड मोलालिटी ऑफ अ 500 ग्राम सॉल्यूशन, of a 500 gram solution in which 50 grams कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, सोचो, दिमाग लगाओ। सर आपने मोलालिटी का फॉर्मूला हमें बनाना सिखाया है। मोलालिटी इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, आपके सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सर यहाँ पर लफड़ा ये है कि आपने हमें कह दिया है कि आपके पास में टोटल सॉल्यूशन 500 ग्राम है। हाँ मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास में 50 ग्राम है, तो मैं यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेता हूँ 50 ग्राम, और क्योंकि मेरे पास में सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ? हाँ मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास में 3 है यानी कि 48, तो 48 + 12 60 + 4 100, तो इसका मोलर मास हो गया 100 इज द मोलर मास। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है ना, यही लफड़ा आया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने आपको ये कभी नहीं सिखाया क्या पिछले लेक्चर में कि सॉल्यूशन हमेशा किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से? हाँ सर ये तो आपने सिखाया था। सॉल्यूशन कितने ग्राम है? सर सॉल्यूशन तो 500 ग्राम है। अच्छा सॉल्यूट कितने ग्राम है? सर सॉल्यूट 50 ग्राम दे रखा है। ओह अच्छा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट मुझे इस तरीके से मिलेगा, ठीक है सर समझ गए। तो सॉल्वेंट कितना हो गया 450 ग्राम, ये जा जाके माइनस हो जाएगा। तो अब क्या फॉर्मूले में वैल्यू रख पाओगे? बिल्कुल सर फॉर्मूले में वैल्यू रख पाएंगे। गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इज 50, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 100 इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 450। ये 2 टाइम ठुचुक हो जाएगा, 0 से 0 ठुचुक, 2 से ये 50 टाइम्स ठुचुक, तो 45, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 10, 510 है ना। तो 10 यानी कि 1.1 विल बी द मोलालिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोलालिटी की यूनिट क्या बनेगी? मोलालिटी की यूनिट क्या बनेगी? मैंने आपको मोलालिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोल्स पर केजी विल बी द यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोल्स पर केजी, तो यहां पर मुझे यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी? 1.1 मोल पर
kg शुड बी द करेक्ट आंसर। और आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.1 स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब मोलालिटी होता है, या तो आप पूरी यूनिट लिखो या आप स्मॉल m लिखो। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। क्या परेशानी है? इजी सवाल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आई विल टीच यू वन मोर कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मोलालिटी के सवालों को सॉल्व करने में मदद करने वाला होगा। कैसे? देखो, यूजुअली मेरे प्यारे बच्चों आप मोलालिटी सॉल्व कर रहे हो, एंड जब कभी भी हम केमिस्ट्री में काम करते हैं हमारा सॉल्यूशन और हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट की यूनिट हम हमेशा लीटर्स में लेकर चलते हैं, है ना? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? लेकिन मोलालिटी निकालने के लिए आपको यूनिट किलोग्राम्स में चाहिए होती है या ग्राम्स में चाहिए होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर डेंसिटी। आपको हमेशा डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर मास की यूनिट आप ऑलवेज किलोग्राम्स में लेकर चलते हो एंड वॉल्यूम की यूनिट्स आप लीटर में ले सकते हो। अगर ऐसा यूनिट की बात करूं तो यहां पर वैसे तो मीटर क्यूब होना चाहिए अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग टेक्निकली सॉल्यूशंस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर लीटर लेकर चल सकता हूं, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो केजी पर लीटर। अब इमेजिन करो कि आप लोगों को सवाल दिया दैट वी हैव वाटर एज अ सॉल्वेंट। इमेजिन करो आपको वाटर एज अ सॉल्वेंट दे रखा है और वाटर की क्वांटिटी आपको दे रखी है 500 ml। अब आपको सवाल पूछा गया कि उस सब्सटेंस की मोलालिटी निकालो। अब मोलालिटी निकालने के लिए आपको सॉल्वेंट की वैल्यू किलोग्राम्स में या ग्राम्स में चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको ये ml में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, आपको सवाल के अंदर कहीं ना कहीं वाटर की डेंसिटी, जिसको रो RHO से डिनोट किया था, डेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय रो। तो आपको इसकी डेंसिटी दे रखी होगी 1 ग्राम पर सीसी। अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं, सर सीसी तो आपने पढ़ाया नहीं। बेटा सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप हमेशा अपनी किताबों में लिख लो 1 ml इज ऑलवेज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, 1 ml हमेशा ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ml इज ऑलवेज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर ध्यान रखना, ये अगर ग्राम होगा तो ये ml होगा, अगर ये किलोग्राम होगा तो ये लीटर होगा। ठीक है? तो 1 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, या ऐसा भी दिया जा सकता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml ऐसा भी दिया जा सकता है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा भी दिया जा सकता है। कोई चिंता वाली बात नहीं, अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब कभी भी सीसी या सेंटीमीटर क्यूब दिखे आप उसको ml ही मानोगे, मतलब आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है? तो अब यहां पर आप लगाओ डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml। मैं डायरेक्टली इसको ml लिखूंगा, भले ही सवाल में सेंटीमीटर क्यूब दे रखा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर है, तो मैं उसको सीधे ml में लिखूंगा। मास मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन वॉल्यूम मुझे सवाल में 500 ml दे रखा है, तो ml से ml ठुचुक हो जाएगा, ये 500 इससे मल्टीप्लाई होकर सीधे बन जाएगा 500 ग्राम। तो अब आपके वाटर का मास कितना हो गया? 500 ग्राम। तो क्या अब आप इस 500 ml को 500 ग्राम लिखकर मोलालिटी के सॉल्यूशन मोलालिटी के फॉर्मूले में नहीं लगा सकते? अब आप लगा सकते हो। अब ये जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट है, कभी कभी आपको सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी होगी। चलो इसको एक क्वेश्चन करके समझते हैं, मोलालिटी के कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन देख के समझते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो लिखने का, बट ठीक है, आप उसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक करवाता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोलालिटी
of a 500 ml aqueous solution of 40 gram NaOH where the density of solution is 1.2 ग्राम पर सीसी। अब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको सवाल में मोलालिटी पूछी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मोलालिटी कैसे सॉल्व करोगे? देखो, हम लोग सब जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सब सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सबका मास 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 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा सॉल्यूशन अगेन आपको ml में दे रखा है और यहाँ पर आपको आपके सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पर लिख लो कि मेरे पास में जो गिवन मास है NaOH का, जो कि मेरा सॉल्यूट है, वो कितना है? 40 ग्राम्स। डन। मैं जानता हूँ कि NaOH का मोलर मास कितना होता है भाई? Na का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 + 16 39 + 1 40, यानी इसका मोलर मास और गिवन मास बराबर है। लेकिन अब बस मुझे एक चीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले के हिसाब से गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट का मास तभी निकलेगा जब मेरे पास में सॉल्यूशन का मास होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूट की वैल्यू मेरे पास में 40 ग्राम आ चुकी है और सॉल्वेंट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। लेकिन अगर मेरे पास में सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाए ग्राम्स में, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो सॉल्वेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर लिखूंगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे दे रखी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। सीसी को मैंने ml में लिख दिया, कोई परेशानी? ठीक है। मास नहीं पता, 500 ml, तो ml तो फिटूस हो गया, ml फिटूस। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 = 60, यानी 6। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 600 ग्राम्स, यानी आपका सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 600 ग्राम। मतलब वो सॉल्यूशन जो आपको लीटर्स में या ml में 500 ml दिखाई दे रहा है, जब वो ग्राम्स में आएगा तो वो 600 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुटअप कर दो, 600 ग्राम्स। ये इसमें से कट गया तो बच गया 560 ग्राम। तो आपका सॉल्वेंट कितना हो गया? आपका सॉल्वेंट हो गया 560 ग्राम। बस क्वेश्चन सॉल्व, डन 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 डन। तो मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास 40, मोलर मास 40, 1000 डिवाइडेड बाय 560। ये और ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 50, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 25। तो मोलालिटी विल बिकम 25/14, मतलब कि 14 1 = 14 एंड अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो। तो दिस इज द मोलालिटी। तो समझ में आया आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है? नाउ यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? ग्रेट। चलो अब एक बात समझना, अभी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो बोर्ड पर इतने सारे सवाल कराना तो इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा रहेगा, हमको सिर्फ उसको सॉल्व करना है, तो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ DPPs भी बनवा रहा हूँ, वो DPPs भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा डिले हो गया था, बट DPPs आपको जल्दी मिल जाएंगी। सॉलिड स्टेट्स की भी दे दूंगा, सोल्यूशन की भी दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। सो आई एम ऑन टू इट, अपनी टीम उस पर काम कर रही है, जल्दी आप तक पहुँचा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। अगला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x।
मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x। अब एक बात आज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसको जिसको बोलना चाहिए स्टार बनाकर नोट कर लो। सॉल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ना है, ये तो अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, ये तो क्लास 11th का बच्चा भी पढ़ता है, ये आपको बेसिक स्टोइचियोमेट्री के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होता है, हाँ, ये हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ हर जगह पर काम में आएगा। आपका ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ जैसे हर सवाल को बनाने के काम में आएगा। और जब आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, यानी जब आप सोल्यूशन के हायर लेवल के तरफ चलोगे और सवाल बनाओगे, तब मोलालिटी भी काम में आएगा। तो ये दो चीज़ों पर जिसको बोलना चाहिए आपको अच्छी ग्रिप बनानी है, एक मोलालिटी और एक मोल फ्रैक्शन। तो आप हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो 4 प्रॉपर्टी पे जो न्यूमेरिकल हर साल आता है, डेफिनेटली आता है, वो आप बना लोगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलो तो मोल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं ना। बेटा मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में एक सोल्यूशन है, अगर आपके पास में एक सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन का कितना हिस्सा मोल वाइज, क्या बोला मैंने, कितना हिस्सा मोल वाइज, मोल्स वाइज सॉल्यूट का है और कितना हिस्सा मोल्स वाइज सॉल्वेंट का है। जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं कि मेरे पास में 100% सोल्यूशन है और इस 100% सोल्यूशन के अंदर 40% मेरे पास में सॉल्यूट है और 60% मेरे पास में सॉल्वेंट है। तो ये वैल्यू काहे में आई, ये परसेंटेज में आई, ये फ्रैक्शन काहे में आया, ये परसेंटेज में आया। लेकिन अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, तो मोल फ्रैक्शन में हम परसेंटेज में ना बात करते हुए सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग यहां पर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन is always equal to 1, is always equal to 1। यानी मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का एक से ज़्यादा होगा ही नहीं, अगर हो रहा है तो आपका कैलकुलेशन गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आपका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी आपके सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है मोल्स वाइज और सॉल्वेंट का कितना फ्रैक्शन है मोल वाइज। लेकिन आप लोग ये सब जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन तो 1 के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। यानी अब आप समझ गए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डेसिमल्स में होगा 0.1, 0.001, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ऐसा कुछ होगा, और सॉल्वेंट का भी सो ऑन होगा। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है और अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो आप वही टेक्निक यूज करोगे, आप 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दोगे। ठीक है, बेसिक फंडा समझ में आया। चलो अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक स्टार बनाकर एक पॉइंट नोट कर लो, किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको मोल्स निकालने हैं, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने हैं, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आई थिंक ये बात आप सब लोगों को अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। चलिए, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू, फॉर्मूला सिखा रहा हूं ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर आपके पास में एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, उन दोनों का आप सम कर लो। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। आपके सोल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिला के, तो इट विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
और सेम फॉर्मूला आपके सॉल्वेंट का हो जाएगा। अगर आपको सॉल्वेंट की वैल्यूज दे रखी है तो आप यहाँ पर बस क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। और अगर सॉल्यूट की वैल्यू दे रखी हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, और अगर आपको सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी हो और अगर सॉल्वेंट की वैल्यू पता हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम। आप कैसे खेलते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हल्की फुल्की चीज़ है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलो ज़रा इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करें इस पर एक न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट ले लिया, करें न्यूमेरिकल, जल्दी बोलो, पक्का? ठीक है, पूरा ध्यान मेरे ऊपर है, ठीक है। कोई मेरे टकले को तो नहीं देख रहा है कि सर ने बाल कटा लिए हैं सर के बाल वापस आने शुरू हो गए, किसी का ध्यान मेरे सर पर तो नहीं है? 2 दिन 3 दिन से सर कैप में शूट कर रहे हो, आज बिना कैप के आ गए हो, ठीक है, चलो, होता है। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम लोग सवाल करते हैं। सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन ऑन मोल फ्रैक्शन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, find the mole fraction of solute and solvent when an aqueous solution of 40 grams NaOH and 180 grams of water are mixed together। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। किसमें? एक एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन जो कि किससे बना है? 40 ग्राम NaOH से और 180 ग्राम पानी से। यानी जब आपने 40 ग्राम NaOH में 180 ग्राम पानी मिलाया, या ऐसा बोलना चाहिए जब आपने 180 ग्राम वाटर के अंदर 40 ग्राम NaOH मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना है? वो तो ऑब्वियसली 1 के बराबर होगा, लेकिन आपको ये बताना है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं और सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो मैंने फॉर्मूला सिखाया है वो तो कुछ ऐसा है कि अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ सर मोल्स की वैल्यू तो कहीं से कहीं तक गिवन नहीं है, फिर क्या करें? तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो आप यहां पर सबसे पहले NaOH के मोल्स निकाल लो। NaOH का गिवन मास है 40 और हम लोग सब जानते हैं NaOH का मॉलिक्यूलर मास भी होता है 40। तो NaOH के मोल्स हो गए 1। वहीं पर अगर मैं वाटर के मोल्स की बात करूं तो वाटर का गिवन मास तो 180 है, लेकिन मोलर मास 18 है, यानी कि इसके मोल्स हो गए 10। बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो टोटल मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो गए 11। बस तुमने पंडित जी को क्यों मारा तो ये देखो, सॉल्यूट के मोल्स हो गए 1, सॉल्यूट के मोल्स 1 और सॉल्वेंट का मोल 1, 10 + 1 11, यानी टोटल मोल हो गए 11। तो 1 / 11 क्या होगा भैया? इसका जवाब 0.09। 0.09 विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तब आप मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? बस सीधा सा हिसाब है सर, 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को सॉल्यूट को माइनस कर दो तो 1 माइनस 0.09, तो 1.00 में से अगर आपने 0.09 माइनस करे तो ये वैल्यू होगी 1, ये बचेगा 9, तो 0.91। तो 0.91 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्वेंट। एक बार अगर आंसर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर लो। 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको, तो 10 / 11 कर लो, वही वैल्यू आएगी 10 और 11 पॉइंट लगा के 0, 9, 99, 1 कैरी, फिर लगाया 0, फिर लगाया 0, वही कुछ यही वैल्यू आएगी 99, 1 बचेगा,
है ना, तो 0.91 विल बी द अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आंसर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपको कुछ मोल फ्रैक्शंस निकालने को भी आ सकते हैं। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं आपको अगले लेक्चर में नॉर्मेलिटी सिखा दूंगा। वैसे शायद नॉर्मेलिटी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पार्ट्स पर मिलियन वैसे तो क्लास 11th जेई स्टूडेंट्स और नीट स्टूडेंट्स को करा दिया जाता है, आपको शायद नहीं कराया गया होगा, बट मैं पार्ट्स पर मिलियन कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, वो दोनों चीज़ अच्छे तरीके से करा दूंगा। फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे हेनरी लॉ वगैरह की तरफ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विद दिस वी विल कंप्लीट द लेक्चर। इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।